नमस्कार दोस्तों, मिकलवाणी संवाद में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं संजीव चौरसिया जी, जिन्होंने हाल ही में सिविल जज की परीक्षा पास की है और वह भी पहले ही प्रयास में। आइए जानते हैं इनसे इनकी सफलता का राज और आगे भविष्य को लेकर इनके क्या और लक्ष्य हैं जिनकी पूर्ति इन्हें करना है। संजीव जी नमस्कार। नमस्ते सर। संजीव जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, आपने पहले प्रयास में सिविल जज की परीक्षा पास की। यह कैसे संभव हो पाया? जी, मैंने सबसे पहले तो ये चीज़ ठान ली थी कि मुझे फ़र्स्ट अटेम्प्ट में ही करना है। तो बस वही एक चीज़ थी जो मुझे रोज़ पुशअप करती थी। मैं जब भी सुबह उठता था तो मैं यही सोचता था कि आज नहीं तो कल मुझे इस चीज़ को तो हासिल करना ही है। तो क्यों ना अपनी जितनी भी मेहनत है एक ही बार में करके फ़र्स्ट अटेम्प्ट में ही इस चीज़ को हासिल कर लिया जाए। जिस समय आप तैयारी कर रहे थे, कोरोना काल था, चुनौतियां बड़ी थी, कैसे मुकाबला किया उनका? तो जो कोरोना काल था वो मैंने इस चीज़ को ऐसे देखा था कि वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, वो सभी सामान्य सब पर एप्लीकेबल होता है। तो मैंने अपने आप को कोई एक्सेप्शन नहीं समझा, मैंने यही समझा कि ये जो सिचुएशन मेरे साथ है ये सभी लोगों के साथ है। तो मुझे एक चीज़ ये लगी थी और दूसरी चीज़ एक ये भी थी कि मैंने इसको ये देखा था कि मुझे प्रिपरेशन करने का और भी ज़्यादा टाइम मिल गया। तो मैंने जो एडिशनल टाइम मिला मैंने उसमें कभी भी उस टाइम को बर्बाद करने की अपेक्षा मैंने सोचा कि उस टाइम को इन्वेस्ट करके क्यों ना अपने नॉलेज उसको और इन्हेंस कर लिया जाए। जिस समय तैयारी कर रहे थे आप, क्या दिनचर्या रहती थी आपकी? तैयारी के समय जैसे जब एग्ज़ाम के 1 महीने पहले आता था तब मैं कुछ ज़्यादा ही मतलब अपने पढ़ाई में फ़ोकस करता था। लेकिन जैसे एग्ज़ाम का थोड़ा दूर रहता है, यदि मान लो 6-7 महीने, तो फिर मैं मतलब एवरेज 6 से 7 घंटे फिर भी मैं डेडिकेट करता था, क्योंकि ये मेरा 1 ईयर प्लान था। तो इसमें जैसे मैं दिन में 7 से 8 घंटे स्टडी करना पड़ता था। क्या होता है, स्टडी 2 टाइप की होती है, एक होती एक्टिव स्टडी, एक होती पैसिव स्टडी। पैसिव स्टडी का मतलब ये होता कि आप कहीं कोचिंग में पढ़ रहे हैं या फिर आप कहीं किसी के साथ डिस्कस कर रहे हैं। और एक्टिव स्टडी का ये मतलब होता कि सिर्फ आप अकेले बैठ के सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो जो मैं 6 से 7 घंटे उसको एक्टिव स्टडी में काउंट करता था, और बाकी 2-3 घंटे जो अपना कोचिंग का टाइम हो गया या फिर मिसलेनियस एक्टिविटीज़ या किसी फ्रेंड के साथ डिस्कशन करना, वो भी 2-3 घंटे हो जाता था। आपने कोचिंग की बात की, तो इसके लिए कहीं से कोचिंग लिया आपने? जी, मैंने श्री भटेले सर हैं इंदौर में, तो मैंने उनके यहाँ से कोचिंग ली थी। तो उस दौरान कोरोना काल था, आप मंडला में थे, तो बाई फ़ोन उनसे बात होती थी, वीडियो कॉल के माध्यम से क्या? जी, बाय गूगल मीट में हमारी क्लासेस चलती थी मेंस की, और इंटरव्यू के लिए मैंने इंदौर जाके उनके यहाँ पे कोचिंग करी है। कितना सहयोग रहा उस दौरान उनका, आपके कोचिंग सर का? क्या होता है, हमको रास्ता तो पता रहता है कि हमको निकालना है, लेकिन यदि कोई रास्ता बताने वाला मिल जाए कि हमको कब कौन सा डायरेक्शन और कौन सा स्टेप लेना है, तो ये बहुत अच्छी बात रहती। तो मैं तो ये कहूँगा कि उन मेरे जो जो मैंने ये लक्ष्य को प्राप्त करा है उसमें सर का बहुत ही ज़्यादा योगदान था। यदि आज मैं वो नहीं होते मेरे जीवन काल में, तो मुझे नहीं लगता कि इस मुकाम तक मैं इतनी आसानी से पहुँच पाता। क्योंकि मुझे आज भी पता है कि रात के 12-12, 1-1 बजे तक सर मुझे कॉल करके उठाते थे और मेरे जजमेंट चेक करते थे, क्योंकि सर के पास बहुत ज़्यादा लोड रहता था। तो मेरी सर से बात होती थी तो वो बोलते थे कि आज मैं तुम्हारा करके ही सोऊंगा। तो मुझे ये भी ध्यान है कि रात के 1-1 बजे तक सर ने मुझे उठ के पढ़ाया और मेरे जजमेंट चेक करे हैं। आपने जजमेंट की बात की, तो क्या कोचिंग के दौरान या स्टडी के दौरान ऐसा होता है कि केस आते हैं, उनमें आपको जजमेंट देना पड़ता है, मतलब जो चयन के बाद जो प्रक्रिया होनी है उसकी प्रैक्टिस पहले से होती है? नहीं, चयन के बाद तो आपकी ट्रेनिंग में आपको सारी चीज़ें सिखा दी जाती हैं, लेकिन एक जजमेंट का आपको बेसिक आइडिया होने के लिए एक एग्ज़ाम होता है जजमेंट राइटिंग का, पेपर 4th होता है, मेंस में सिर्फ होता है। उसमें एक सिविल का जजमेंट आपको लिखना होता है, एक क्रिमिनल का जजमेंट लिखना होता है, साथ ही साथ आपको एक फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ बनाने होते हैं और एक चार्ज फ्रेमिंग होता है। तो जब आप पहले ही ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, तो आप जब रियल लाइफ में प्रैक्टिस में जाते हैं तो आपको ऑलरेडी एक अच्छा बेसिक आइडिया रहता है। और एमपी में थोड़ी अप्रोच मतलब एमपी बेस्ड रहती है, तो इसके जो जजमेंट हैं जनरली अकोमोडेशन एक्ट से ही पूछे जाते हैं, और दूसरे जो हैं टीपीए उनसे भी पूछ लिए जाते हैं। संजय जी, अपनी प्रारंभिक शिक्षा कैसी हुई उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? जी, मैंने सबसे पहले तो मोनफोर्ट स्कूल से अपना 12th पास किया है। फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के लिए मैं इंदौर गया था, बीएलएलबी मैंने वहाँ से किया है। फिर उसके बाद मैं डायरेक्टली सिविल जज के लिए अटेम्प्ट में लग गया हूँ। आपकी उम्र के और बच्चे जो हैं, हम आप देख रहे हैं, आपको सुन पा रहे होंगे, उनके लिए आप बताएंगे कि वो भी यदि मान लो सिविल जज बनना चाहते हों तो कैसी तैयारी करें? सिविल जज बनने के लिए एक बेसिक सा ये है कि एसेंशियल रिक्वायरमेंट है कि आप बीएलएलबी करें,
और बीएलएलबी करते समय आप 4th ईयर में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप थोड़े कंफ्यूज हैं तो आप 3.5 ईयर से 4 ईयर के बीच में आप थोड़ा अपना डिसाइड करें कि आपको किस तरफ जाना है, आपका रुझान किस तरफ है। क्योंकि यदि आपका रुझान सिविल जज की तरफ होगा तो बाय हुक और बाय क्रोक आप इस चीज़ को निकाल ही लेंगे। लेकिन यदि आपका रुझान थोड़ी कॉर्पोरेट साइड है या लिटिगेशन साइड है तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपका जिस तरफ रुझान है आप उसी तरफ जाएँ। और क्या होता है, हम यदि एक बार हमको सफलता नहीं मिलती तो हम थोड़े नाराज़ हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी सफलता के लिए असफलता से बिल्कुल भी आप नाराज़ ना हों, क्योंकि क्या होता है आपकी सफलता जो है वो थोड़ी डिले हो सकती है लेकिन उसको कोई रोक नहीं सकता। किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कही है इस विषय में कि तू थोड़ा सा सब्र कर ले यार, अभी इम्तिहान जारी है, एक दिन वक्त भी तुझसे कहेगा चल अब तेरी बारी है। क्या बात है संजीव जी। आपने जो ये सिविल जज के बारे में बात की, तो इसके लिए क्या एग्ज़ाम साल में एक बार होते हैं कि 2 बार, कैसे किस टाइप से शेड्यूल रहता है इसका? वैसे तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ये एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है और ये जनरली 1 ईयर में वैकेंसी आ जाती है। क्योंकि अभी कोविड का टाइम था तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस थे तो इसलिए थोड़ा इसमें एक्सटेंड हो गया। बाकी जनरली 1 ईयर के अंदर इसकी वैकेंसी आती रहे। प्रारंभिक शिक्षा में यदि कोई बच्चा कमज़ोर है और उसका गोल है कि भाई मैं जज बनना चाहता हूँ, तो कितनी मेहनत करना पड़ेगी उसको? देखिए, प्रारंभिक शिक्षा और ये यहाँ पे सिविल जज का ये इनसे बिल्कुल भी उतना कनेक्टेड नहीं है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यदि आप पहले मतलब स्कूल टाइम में आप थोड़े कमज़ोर हैं पढ़ने में तो यहाँ पे भी क्या होता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर रहता है। यदि एक चीज़ में आपका इंटरेस्ट आ गया तो आप उस चीज़ को इतने अच्छे से कर लेंगे कि जो बच्चा आपसे बहुत ज़्यादा मतलब प्राइमरी स्कूल में आपसे होशियार है आप उससे भी बेहतर इस चीज़ को परफॉर्म कर पाएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि आप अपना इंटरेस्ट देखिए किस तरफ है, क्योंकि जहाँ आपका इंटरेस्ट रहेगा उस चीज़ को आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लेंगे। अब आपकी ट्रेनिंग कब से चालू होनी है? सर उसमें तो अभी टाइम लगेगा 2-3 महीने। कुछ भविष्य के लिए एक कोई गोल बनाया, कोई लक्ष्य बनाया होगा, जब इस क्षेत्र में आ ही गए हैं आप, तो क्या चुनौती देखते हैं अपने लिए? सर मेरा तो पूरा प्रयास यही रहेगा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट तक जाना और वहाँ पे बैठ के न्यायिक पूर्ण रूप से न्यायिक पालिका में अपना योगदान देने का। आप आपकी जो जर्नी रही है उसको कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि स्टेप बाय स्टेप वो तैयारी करें और जैसे आपने सफलता पाई वैसे वही सफल हो सकें? देखिए, आप जब बीएलएलबी कंप्लीट कर लेते हैं तो आप उसके बाद इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये एग्ज़ाम होता है 3 चरणों में। सबसे पहले होता है आपका प्रीलिम्स जो 150 मार्क्स का होता है और 150 मार्क्स में 110 मार्क्स का आपका होता है लॉ, 20 मार्क्स का होता है जीके, 10 मार्क्स का होता है इंग्लिश और 10 मार्क्स का होता है कंप्यूटर। ये होता है टोटल 2 घंटे का पेपर जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। फिर जब आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके बाद आता है मेंस। मेंस के पेपर 4 स्टेजेस में डिवाइडेड हैं। जो पेपर 1 और पेपर 3 होता है वो लॉ का पेपर होता है, उसमें लॉ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो पेपर 2 होता है वो ट्रांसलेशन पेपर उसको बोलते हैं, जिसमें 15 मार्क्स का हिंदी टू इंग्लिश एंड 15 मार्क्स का इंग्लिश टू हिंदी पूछते हैं। उसके बाद उसमें आती है आर्टिकल राइटिंग जिसमें कि 2 आर्टिकल्स लिखने होते हैं, एक तो लीगल इशू पे, एक होता है सोशल इशू पे। फिर उसके बाद उसमें आती है एक प्रेसी राइटिंग, तो जिसमें हमको 20 मार्क्स की प्रेसी लिखनी होती है। फिर इसके बाद एक आता है जजमेंट राइटिंग का पेपर जिसको पेपर 4 बोलते हैं। पेपर 4 में हमारे पास 4 स्टेजेस में डिवाइडेड रहता है। एक हमको क्रिमिनल का जजमेंट लिखना होता है, एक सिविल का जजमेंट, फिर उसके बाद एक फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ करने होते हैं और एक चार्ज फ्रेमिंग होती है। फिर ये मेंस का टोटल हो गया 400 मार्क्स है, जिसमें कि मिनिमम आपको 200 मार्क्स सिक्योर करने ही हैं यदि आपको इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करना है। फिर उसके बाद आता है इंटरव्यू का राउंड जो होता है 50 मार्क्स का। तो इंटरव्यू में भी एक मिनिमम कैप सेटअप है जिसमें कि आपको मिनिमम 20 मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं, तभी जाके आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ पाता है आपका मेंस में यदि अच्छे मार्क्स हैं तो। आपने इंटरव्यू की बात की, इंटरव्यू कैसा रहा उसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा आप? जी, मेरा इंटरव्यू में जब मैं बोर्ड के समक्ष उपस्थित हुआ था तो मुझसे बेसिकली जैसे मैंने अपना लिटिगेशन उसमें लिखा था फॉर्म में कि मैं लिटिगेशन भी करता हूं, तो मुझसे सिर्फ मेरे लिटिगेशन के बारे में पूछा गया कि आपने किस केस में प्रैक्टिस करी, उस केस के बारे में बताइए। फिर और 2-3 क्रॉस हुए, फिर ये ऐसे मुझसे लगातार मेरे 3 केसेस के बारे में पूछा गया कि आपको ये ऐसे मतलब अलग अलग टाइप के केसेस बताइए जिनमें आपने वकालत करी है। और बस मेरा इंटरव्यू मेरे केसेस जो मैंने वकालत करी थी उसी के मैं रिवॉल्व हुआ था। बोर्ड में कितने लोग थे? बोर्ड में 3 ऑनरेबल हाई कोर्ट जजेस बैठे हैं। संजीव जी, आपकी सफलता में आपके परिवार का कितना योगदान रहा है? जी, परिवार का तो बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है। आज उन्हीं की वजह से मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। मुझे आज भी पता है वो दिन कि जब मैं एक शहर में रह के अपने घर से अलग रहकर मैंने तैयारी करी थी।
तो मुझे आज भी याद है वो दिन जब मेरे पिताजी, जब मैं जल्द मतलब टाइम की कमी के कारण मैं रात का खाना खाने नहीं आ पाता था, तो वो मेरे लिए टिफ़िन लाते थे शाम को। और जब भी घर में कोई नई नई चीज़ें बनती थी तो गरम गरम तो मेरे पिताजी मेरे लिए नाश्ते में भी वो भी लाते थे। तो उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है मेरे जीवन में। और जो मेरी माता जी हैं उनका भी बहुत योगदान रहा है, क्योंकि एक पढ़ाई करते समय एक प्रॉपर शेड्यूल में हमको वर्क करना पड़ता है। तो हमको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तो उनने भी मुझे बहुत योगदान दिया है। और जो मेरी छोटी बहन है जानवी, उसका भी बहुत योगदान रहा है, क्योंकि मेरी बहुत सारे ऐसे काम रहते थे जो मैं जो अपनी बहन को डेलीगेट कर देता था। तो इन तीनों के सपोर्ट से ही मैं मतलब आज इस मुकाम तक पहुंच पाया हूं। संजीत जी, आपने समय दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यदि कोई बात आप युवाओं के लिए कहना चाहते हो इस स्टेज से, इस प्लेटफॉर्म से, तो कह सकते हैं आप। जी, मैं जो युवा हैं जो तैयारी करते हैं, अध्ययन करते हैं, मैं उनको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले अपना ना आसपास के जो आपके ग्रुप सर्कल है वो एक अच्छा बनाइए। तो क्योंकि क्या होगा, जब आप थोड़े बहुत निराश होंगे, आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो हर बार आप अपने मेंटर्स के पास नहीं जा सकते हैं। तो एक अच्छा आपके पास हेल्थी ग्रुप सर्कल होगा तो आप अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए। और ये कि आपने शेड्यूल बना लिया तो फिर आप सोचें कि आप कल करेंगे, कल की जगह परसों करेंगे। आपके पास शेड्यूल होने चाहिए, हर दिन का शेड्यूल होना चाहिए, हर वीक का शेड्यूल होना चाहिए, हर महीने का शेड्यूल होना चाहिए। और इस चीज़ को आपको विथ वेल डिसिप्लिन्ड प्लान करना है। अंत में एक सवाल और, ये जो पूरा एग्ज़ाम होता है, ये क्या हिंदी मीडियम दोनों में है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में? जी, ये एग्ज़ाम दोनों मीडियम में होता है, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। किसी की अंग्रेजी कमज़ोर हो तो उसके लिए क्या दिक्कतें हैं? मैं तो नहीं मानता उसके लिए कोई दिक्कतें आएंगी। बस ट्रांसलेशन में हिंदी से इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, लेकिन उतनी ही दिक्कत इंग्लिश से हिंदी वालों को भी ट्रांसलेशन में आती हैं। तो मैं नहीं मानता कि कोई भी दिक्कत आएगी, क्योंकि अल्टीमेटली रियल लाइफ में हमको वर्क हिंदी में ही करना होता है। बहुत बहुत धन्यवाद संजीत जी। जी, थैंक यू सो मच।